आज हम दहेज प्रथा से संबंधित कुछ कानून पर बात करेंगे। आपने जैसा आग्रह किया है, दहेज प्रथा से संबंधित जो इंडियन पैनल कोड में आईपीसी भारतीय दंड संहिता में जो मुख्य दो प्रावधान हैं, 498A जो कि अब मेरे ख्याल से जन जन तक ये धारा पहुंच चुका है, लोग जानते हैं, और 304B दहेज हत्या से संबंधित प्रावधान है, और 498A मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जो महिला के साथ होती है किसी भी तरह के इलीगल डिमांड को लेकर, उससे संबंधित प्रावधान है। कई बार ये कहा जाता है कि सारे मामले सही नहीं होते। सारे मामले सही नहीं होते जब ऐसा कहा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि कुछ एक या बहुतेरे मामले सही होते हैं। जब मामले न्यायालय में आते हैं तो निश्चित रूप से उसका विचारण होता है, और विचारण के पश्चात ही हम उसका सही होना या गलत होना कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया है, वो हमेशा अपने आप को निर्दोषी कहता है, और इसीलिए हमारे संविधान के अनुसार जो कानून बने हैं उसमें विचारण की व्यवस्था है। अब मैं सीधे आता हूँ 498A पर। 498A में किसी भी महिला को उसके पति के द्वारा या पति के परिजनों के द्वारा अगर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना का तात्पर्य है कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ना मारपीट भी हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे कि वो महिला परेशान हो जाए, दबाव में आ जाए, उससे कुछ ऐसा मांगा जा सकता है जो कि वो सक्षम नहीं हो देने में, उस पर दबाव दिया जा सकता है कि आप अपने मायके से या किसी भी व्यक्ति से कुछ रुपए या कोई सामान मांग कर लाएं तो आपको रखेंगे, अदरवाइज आपको घर से निकाल दिया जाएगा, और ऐसे मारपीट भी होती है। तो इस तरह के जो भी मामले होते हैं वो सारे 498A के दायरे में आते हैं, 498A इंडियन पिनल कोड के। इसके अलावा 304B का प्रावधान है, जहाँ की दहेज हत्या से संबंधित मामले आते हैं। उसमें दहेज हत्या से संबंधित मामले अगर सिद्ध होते हैं तो 304B इंडियन पेनल कोड के तहत उसमें सजा का प्रावधान है। उसमें 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 304B में। 304B में सून आफ्टर का प्रावधान है, सून आफ्टर मैरिज। अगर कोई विवाहित महिला जिसकी शादी की अवधि 7 वर्ष या उससे कम है और उसकी मृत्यु संदेहात्मक अवस्था में होती है तो ये माना जाएगा कि उनके ससुराल वालों ने, उनके पति या पति के परिजनों के द्वारा वो प्रताड़ित होकर के उनकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। और अमूमन जो कानून होता है, जो इंडियन पेनल कोड हमारे यहाँ, इंडियन पेनल कोड या जो भी अन्य दंडात्मक प्रावधान है, उसमें एक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाता है, बट इसमें प्रिजम्पशन है। 304B में प्रिजम्पशन है। इसमें प्रिजम्पशन है कि 7 वर्ष के अंदर, शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर ऐसा कोई मामला होता है तो माना जाएगा कि वो दहेज हत्या ही है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये दहेज हत्या नहीं है, ये सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। दूसरे विचारण में, दूसरे तरह के जो पेनल प्रावधान होते हैं उसके विचारण में अभियोजन को यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है,
बट 304B के मामले में अगर 7 वर्ष के अंदर अगर मृत्यु हुई है महिला की, तो अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि उन्होंने ये अपराध नहीं किया है। तो यहाँ जो जनरल पेनल प्रोविजंस हैं इंडियन पेनल कोड के या अदर जो भी लॉ हैं, वहाँ से ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे कई सारे लॉ हैं जहाँ की इस तरह के प्रिजम्पशन है, बट हम लोग आज स्पेसिफिक हैं इस विषय पर, इसलिए मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। तो ये है 2-3 चीज़ें जो दोनों के बारे में मैंने बता दिया। कई बार ऐसा पाया गया कि अनावश्यक रूप से भी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, आवश्यक नहीं था। कभी कभी जब खास करके 498A के मामलों में ऐसा पाया गया है न्यायालय के द्वारा कि जो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनके जो परिजन जो उस प्रेमाइसिस में एक साथ रहते नहीं हैं, काफ़ी दूर रहते, सपोज कीजिए कि एक ज़िले में कहीं पे झारखंड के एक ज़िले में कोई मामला हो रहा है, बिहार के एक ज़िले में मामला हो रहा है, उसके परिजन दिल्ली या साउथ इंडिया में कहीं रह रहे हों, उनको भी ड्रैग कर लिया जाता है मुकदमे में। तो ऐसे कई मामले आते हैं जो कि विचारण के दौरान, जमानत के प्रावधानों के दौरान हम लोग उस पर विचार, जो न्यायालय उस पर विचार करती है। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनिर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया था, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट माना गया था, और ये खास करके 498A से ही संबंधित था। यहाँ पर अभियुक्तों को अधीनस्थ माननीय जिला न्यायालय के द्वारा और माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत नहीं दी गई थी अभियुक्तों को, और ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस दिए इस तरह के मामले में कि गिरफ्तारी कब और कैसे, उसके निर्देश दिए। और हमारे CRPC में जो दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ही न्यायालय विचारण करती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41A का प्रावधान आया, और वहाँ पे ये निर्देश दिया गया कि पहले अभियुक्त को नोटिस दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। अगर कोई FIR दर्ज होता है, कोई FIR लिखा जाता है, तो उसमें ये मैंडेटरी किया गया कि अभियुक्तों को पहले नोटिस दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। और अभियुक्त अगर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते हैं और लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ऑफिसर को, कि नहीं वो सहयोग कर रहे हैं, वो कहीं भागेंगे नहीं, वो किसी गवाह या किसी भी तरह के साक्ष्य को टेम्पर नहीं करेंगे, उसका नुकसान नहीं करेंगे, तो कहा गया कि इस तरह के मामले और वैसे सभी मामले जो कि गंभीर प्रवृत्ति के ना होकर 7 वर्ष तक की सजा या उससे नीचे के सजा वाले जितने मामले हों, उसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो, और जरूरत न हो तो गिरफ्तारी न हो। ये अधिनिर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दिया गया। उसी को फिर फॉलो करते हुए आगे एक बहुत ही 2021 की बात है, सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन सिंह और अर्नेस्ट कुमार वाले जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिर उसी तरह के निर्देश दिए, और गिरफ्तारी कब हो और कैसे हो, उसके क्या प्रावधान हो, खास करके 41A वगैरह की बात उसमें की गई। उसमें उसको कैटेगराइज किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वैसे मामले जो गंभीर प्रवृत्ति के ना हों और 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले हों, वैसे मामले जो 7 वर्ष और 10 वर्ष तक के बीच की सजा वाले हो, या फिर जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो। इसके अलावा NDPS और NDPS सरीखे और भी कई गंभीर तरह के जो प्रकृति के मामले हैं उनको, तो इस तरह से उसमें सत्येंद्र कुमार अंतिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैटेगराइज किया, और माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि गिरफ्तारी
कैसे हो, और आवश्यकता पड़ने पर ही गिरफ्तारी हो, अगर आवश्यकता ना हो तो गिरफ्तारी ना हो। मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये गिरफ्तारी ना करने या आवश्यकता पड़ने पर ही करने, जरूरत ना हो तो गिरफ्तारी ना हो, ये 7 वर्ष तक के सजा के प्रावधान या उससे नीचे के मामले में जो कि गंभीर प्रवृत्ति का ना हो, ऐसे मामलों पर ये लागू होता है। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। और दहेज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, उसमें ये कहा गया कि मान लीजिए कि वर पक्ष के घर से, वर पक्ष मान लीजिए गरीब है या उनका जीवन यापन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और वो अपनी पत्नी से ये कहता है कि अगर आपके मायके वाले कुछ मदद कर दें तो हम अपना व्यवसाय शुरू कर लें। तो अगर वो व्यवसाय के लिए और जीवन यापन के लिए अगर पत्नी से या पत्नी के मायके से कुछ लाने के लिए कहता है तो वो दहेज नहीं है। तो दहेज तभी है जबकि वो दबाव में जबरदस्ती मांगा गया हो और उसके एवज में थ्रेट किया जा रहा हो, धमकी दिया जा रहा हो कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मार दूंगा या घर से निकाल दूंगा या दूसरी शादी कर लूंगा। इस तरह से अगर होता है तो ही वो चीज़ वो दहेज के दायरे में आएगा, अन्यथा दहेज के दायरे में नहीं आएगा। तो संक्षेप में ये हो गया कि अगर किसी महिला का मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना किसी इलीगल डिमांड की वजह से किया जाता है तो 498A के दायरे में आएगा। अगर शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो ये माना जाएगा कि वो दहेज हत्या है, और इसको सिद्ध करना कि उन्होंने ये अपराध नहीं किया है ये अभियुक्त पर जाता है, ये प्रिजम्पशन है। और गिरफ्तारी के सारे निर्देश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में है कि अगर आवश्यकता न पड़े 7 वर्ष तक के मामले में तो गिरफ्तारी न हो, अगर बशर्ते कि अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहा हो, अनुसंधान में सहयोग कर रहा हो, वो साक्ष्य को किसी तरह से प्रभावित न कर रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी और उनको जमानत भी मिलती है, और अब बहुत अच्छे से जमानत मिल रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो, देखिए हमें ये समझना चाहिए कि हम अपराध ना करें, उससे बचने के रास्ते ढूंढने की जरूरत कब पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि हम ये प्रावधान है इससे कैसे बचें, तो इसका तात्पर्य है कि या तो वो अपराध कर रहा है या करने की सोच रहा है। अगर उसके दिमाग में ये दोनों बातें ना हो तो हम अपराध से कैसे बचें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा भारतीय कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो दंडात्मक है, वो सुधारात्मक है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। जी धन्यवाद।